हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन होता है। जल में शक्कर का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम को पिघालना भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना ये रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पाचन भौतिक परिवर्तन है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हैं तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके लिखिए। सबसे पहला है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये कथन असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। ये कथन भी असत्य है। जस्ते यानी कि जिंक लेपित लोहे एक पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता है। ये कथन सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। ये कथन भी असत्य है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। पहला है पेंट करना और दूसरा है यशद लेपन। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनसे किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिनसे नए पदार्थ बनते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चौथा प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो नींबू के रस में खाने का सोडा डालने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलता है। इसीलिए यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसी किसी जात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम। जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन के कारण मोम पिघलता है और पिघले हुए मोम का वाष्प में बनना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलकर गैस, ऊष्मा और प्रकाश देना, ये एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रम है। इसी प्रकार के प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव रूप में होती है। जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो एक गैस बन जाती है। यह एक भौतिक परिवर्तन हो गया। और गैस बाहर निकलने के बाद जलती है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। छठा प्रश्न है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर हम लिखेंगे। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। ये दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनती हैं। दही में अलग स्वाद, गंध और गुण होते हैं। सातवां प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। उत्तर होगा, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और राख जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों के गुण भी लकड़ी के बड़े टुकड़े के समान ही होते हैं। आठवां प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर विलोडित करते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और अधिक मात्रा में कॉपर सल्फेट का घोलना संभव न हो। विलेन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लें। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलेन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिलाया डुलाया नहीं जाना चाहिए। कुछ समय बाद विलेन को देखें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनने लगते हैं। नौवां प्रश्न है,
समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने पर उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार से होता है। इसका उत्तर होगा, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता। 10वां प्रश्न है रेगिस्तान। समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगता है। इसका उत्तर होगा, लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अत्यधिक तेज होती है। दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, यानी सूखी होती है, इसलिए वहाँ लोहे पर जंग लगने की जो दर है वो बहुत कम होती है। हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यह गैस जलने लगती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पर प्रक्रम 1 और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो में। और अगर आपको हमारे चैनल पर और भी पाठ चाहिए तो इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना ली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।